हेलो स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं इसमें एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन के ऊपर दो वीडियो बना चुके हैं, डिफरेंशिएशन पार्ट 1 और डिफरेंशिएशन पार्ट 2। उसमें डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो समझाया। आज हम इंटीग्रेशन सीखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले हम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन के रिवर्स को बोलते हैं, जस्ट रिवर्स द डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो लिख सकते हैं थोड़ा सा, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स लिख दो, रेसिप्रोकल लिख दो, इनवर्स लिख दो, just the reverse of differentiation। डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स को the reverse of differentiation, the process of integration is just the reverse of differentiation। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या यूज करते हैं? द सिंबल इंटीग्रेशन ये होता है सिंबल बेटा, ऐसे बनाते हैं, is used to लिखते हैं, used to denote the integration। ठीक है, अभी इसके बारे में बताएंगे कि इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है। अभी इतना लिखें, पहले इस लाइन, पहली वाली लाइन को क्लियर करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे, तो समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू fx, तो यहां इसको रीड करते हैं। मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका ये होता है, रीड करने का तरीका होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट मींस y डिपेंड्स ऑन x, y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। ये हमने डिफरेंशिएशन में सिखाया। चलिए इसका अब डिफरेंशिएशन करते हैं पहले। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx y इज इक्वल टू d ओवर dx और fx। तो इसको लिख लिया हमने dy, इसको आगे लिख दें। देखो fx का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो f फंक्शन तो भी पता ही नहीं कि फंक्शन कैसा है। इस फंक्शन y में x के साथ ये फंक्शन रिलेशन बताता है, तो कैसा रिलेशन है ये तो बताया ही नहीं। बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। ये फंक्शन जो है पावर फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। तो कैसा फंक्शन है ये बताया नहीं, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं कर सकते। लेकिन कंसीडर कर लेते हैं कि fx का डिफरेंशिएशन f डैश x है, ऐसा लेट किया जाता है, या ऐसा मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन में ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखने का तरीका है कि fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, लिखने का एक तरीका है, मेथड है। ठीक है, चलो लिख लिया। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू f डैश x, ऐसे। ठीक है, अब इस dx का इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो dy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f डैश x dx। तो देखो ये टर्म आ गया डिफरेंशिएशन करने से। इस y बराबर fx का, y एक फंक्शन है x का, इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन करने से ये आया। तो जानते हो हमने क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, इस पूरे फंक्शन का, इस वाली इक्वेशन का, अगर हम जो इक्वेशन रिलेशन आया ये वाला डिफरेंशिएशन करने से, इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आया है, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो यही ऑब्टेन होना चाहिए इंटीग्रेशन करने पर। तभी तो हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जरा समझो, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं, ये लिख लें dy इज इक्वल टू f डैश x dx, ये लिख लिया।
इसमें इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दें भाई dy, और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, ये इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, fx dx ऐसे। ठीक है। अब जानते हो dy का इंटीग्रेशन तो y होता है, dy का इंटीग्रेशन y। सब dy का इंटीग्रेशन y क्यों? तो देखो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा dy का इंटीग्रेशन y क्यों, थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले इस वाली साइड को देखते हैं। चलो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं कि इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो जरा देखो यहां से देखना, इस वाले स्टेप से बेटा, इस वाले स्टेप से, इस वाले से, है ना, इस स्टेप से देखो जरा, इस dx देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं इस स्टेप को यहां लिख लेता हूं d ओवर dx fx बराबर f डैश x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो d fx इज इक्वल टू f डैश x dx। तो देखो इस fx डैश dx की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, इस वाले स्टेप को मैंने यहां से उठाया तो लिख सकते हैं। तो देखो f डैश x dx की जगह पर, इसकी जगह पर आप ये लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया d और ये f और ये x, ब्रैकेट लगा लेता हूं ऐसे। अब जरा ध्यान दो, इसमें y के आगे लगा है d, फिर उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, इसमें fx के आगे लग रहा है d, फिर उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो देखो dy का इंटीग्रेशन होता है y, तो देखो d इंटीग्रेशन d, ये इसका अगर ऐसा है तो y लिख दिया, तो ऐसे ही तो यहाँ इंटीग्रेशन d, ये इंटीग्रेशन d, तो इंटीग्रेशन d fx लिखा है, तो देखो यहाँ y लिखा तो y लिख दिया, यहाँ fx लिखा तो fx लिख देंगे, fx। ये लिखने का तरीका है ना। अभी ये समझ में आ जाएगा कि dy का इंटीग्रेशन हमने क्यों आपका y लिखा। तो अगर dy का इंटीग्रेशन y है तो dfx का इंटीग्रेशन fx होना चाहिए भाई। अगर dy का इंटीग्रेशन जो है वो अगर y है तो इंटीग्रेशन d fx का इंटीग्रेशन d, इसमें ये इसमें यहाँ y की जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पर y लिखा है, इंटीग्रेशन d y, तो dy का इंटीग्रेशन y, तो इंटीग्रेशन d fx का इंटीग्रेशन क्या, fx। कुछ समझ में आया? थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए बेटा, अभी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए। अभी मैं मतलब बताऊंगा कि इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू y कैसे, थोड़ा सा मतलब बताऊंगा अभी। बस अभी तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैंने इस वाले फंक्शन का ये x और y में एक फंक्शन है आपका, इस वाले फंक्शन का जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो हमें ये ऑब्टेन हुआ डिफरेंशिएशन करने से। अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो दोबारा से यही वाला फंक्शन ऑब्टेन हो जाए, तभी तो हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन जस्ट रेसिप्रोकल है। तो देखो मैंने किया, कोशिश करी, ये रियल में तो यही होता है ना, रियल में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ टीचर इसको ऐसे समझाते हैं, कुछ टीचर इस तरह से समझाते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया हो, कोशिश कर रहा हूँ, देखो कोशिश जारी है ना, कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, है ना। अब कोई भी चीज़ नई आती है तो उसे समय तो लगता है बेटा सीखने में, पर कॉन्सेंट्रेट करके सीखने की कोशिश करोगे तो जरूर समझ में आएगा। जरा ध्यान दें, जैसे कुछ टीचर ऐसे समझाते हैं इसको कि भाई देखो d ओवर dx अगर हम fx का डिफरेंशिएशन करें तो भाई इसका डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका होता है कि आप इसे f डैश x कंसीडर करिए, f डैश x। तो fx का डिफरेंशिएशन किया तो f डैश x आ गया। अब वो ये कहते हैं कि अगर आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे f डैश x dx, देखो ये dx लगा दिया इसमें, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सर dx क्यों लगाया, तो पीछे वाला चेक करना, रियलिटी वही थी जो मैंने अभी बताई थी पहले, इससे कुछ ऐसे बता देते हैं, ये जल्दी समझ में आ जाता है बच्चों को। f डैश x dx, तो अगर आपका इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आना चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, तो लिख देते हैं कि भाई ये ऐसे इंटीग्रेशन, ये एस किस बेसिस पर लिखा, डेफिनेशन के बेसिस पर, कि इंटीग्रेशन जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है जस्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखने का तरीका, तो इसका इंटीग्रेशन ये ऐसे। फिर इसमें एक और एग्जांपल देते हैं टीचर लोग ऐसे, d ओवर dx
एफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट टर्म है सी, सी एक कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो आपको डिफरेंशिएशन मैंने करना सिखाया, तो देखो डी ओवर डी एस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, तो वो तो लिख दिया। और किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल टर्म ना हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो दैट मींस इस पूरे टर्म का सी एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन किया तब भी एफ डैश एक्स आया। दैट इज वाई, इसका मतलब हुआ देन अगर हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, एफ डैश एक्स प्लस सी, इस पूरे का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे dx, नहीं सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे किसका, एफ डैश एक्स dx, इसका दैट मींस इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इस देखो इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन करने से ये आना चाहिए। ये डिफरेंशिएशन करने से आया तो ये इंटीग्रेशन करके, ये डिफरेंशिएशन करने से आया तो ये इंटीग्रेशन करने के आना चाहिए। अभी लिखा, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, एफ एक्स प्लस सी, सी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इस तरह से कहते हैं कि भाई देखो जस्ट रिवर्स होता है। इसको हम जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हमने याद किए हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ाएंगे ना, उसमें भी आपको ये चीज दिखाएंगे कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है ना, उसमें भी दिखाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की, समझने की कोशिश करें, ऐसे भी समझाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं इसके बारे में, इस सिंबल के बारे में बताता हूं कि ये जो सिंबल है ये क्यों यूज किया गया, इसका बारे में थोड़ा सा बताया। अब मैं केवल सिंबल पे आ जाता हूं, ठीक है, सिंबल पे आता हूं, ठीक है। तो देखो एक सिंबल आपने ये पढ़ा है, देखा हुआ सबने आके ऐसे, और एक सिंबल ये दो सिंबल है। अब बताओ ये सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं, तो एडिशन के लिए, एडिशन, सम। तो ये सिंबल भी सम के लिए यूज करते हैं। ये जो सिंबल है ये इससे आया है बेटा, SUM का जो पहला लेटर है ये वाला इस S से बना है ये लेटर, और ये सम मतलब एडिशन। तो इसका भी हम एडिशन में करते हैं, इसका भी करते हैं एडिशन में। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, तो हम लिखते हैं थोड़ा सा, फिर बताता हूं आगे। द साइन ये वाला is used for summation of discrete values समझते हो, certain specific values, मतलब छोड़ के वैल्यू, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं, छोड़ के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को ऐड करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, इस साइन का यूज करते हैं, छोड़ के कुछ वैल्यूज को ऐड करने के लिए। अभी बताऊंगा डिस्क्रीट वैल्यू, व्हाइल साइन इंटीग्रेशन इज यूज्ड फॉर summation of continuous वैल्यूज लिख दो या फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसमें ये जो सिंबल है ये समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए, समेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, कंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए। थोड़ा सा मैं अब समझाने की कोशिश करता हूं, कंटिन्यूअस में और इसमें डिफरेंस थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक मीटर से एक रेंज दे रहा हूं मैं आपको, x बराबर 1 मीटर टू x बराबर 10 मीटर तक, x बराबर 1 मीटर टू x बराबर 10 मीटर तक जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का एडिशन करिए। तो मैंने कहा x बराबर 1 से x बराबर 10 मीटर तक की सभी वैल्यू को मेरे को ऐड करना है। तो मैंने समेशन वर्ड लगाया, 1 मीटर लिखा, फिर मैंने 2 मीटर लिख दिया, फिर मैंने 3 मीटर, फिर मैंने 4 मीटर, फिर मैंने 5 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर
8 मीटर, फिर 9 मीटर, फिर 10 मीटर। 1 से 10 मीटर तक की सभी वैल्यू को मैंने ऐड किया। तो ऐड करा तो ये बताओ, ये जो एडिशन है 1 मीटर टू 10 मीटर तक की सारी वैल्यूओं का एडिशन है, कंटिन्यूअस वैल्यू का एडिशन है, या डिस्क्रीट वैल्यूज का एडिशन है? तो बच्चे कहते हैं 1 से 10 मीटर तक ये कंटिन्यूअस वैल्यूज है। मैं कहता हूं कि ना, ये डिस्क्रीट वैल्यूज है, कि उसमें बहुत सारी वैल्यूज 1 मीटर से लेके 10 मीटर तक बहुत सारी वैल्यू छोड़ दी गई है। ये कंटिन्यूअस सारी वैल्यूओं का एडिशन नहीं है, कुछ बहुत सारी वैल्यू छोड़ दी गई हैं। सर छोड़ कहां दी गई? कंटिन्यूअस तो है 1 से 10। तो बेटा इसमें 1 मीटर और 2 मीटर के बिटवीन भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी। 1 मीटर और 2 मीटर के बिटवीन भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी या नहीं होंगी? तो बहुत सारी वैल्यू होंगी, जैसे 1.1 मीटर, 1.2 मीटर, 1.3 मीटर, 1.4 मीटर, 1.5 मीटर। तो ये जो वैल्यू लिखी हैं ये डिस्क्रीट वैल्यू जो है, कुछ छोड़ छोड़ के वैल्यूओं को हमने ऐड किया है। 1 से 10 मीटर तक, 1 से 10 मीटर तक जो हमने एडिशन किया है वो छोड़ छोड़ के कुछ वैल्यूओं का एडिशन किया है, सारी वैल्यू का एडिशन नहीं किया, समेशन सम नहीं निकाला। इसीलिए ये डिस्क्रीट वैल्यूज के सम को के लिए अगर हम छोड़ छोड़ के कुछ वैल्यू छोड़ दें बीच में हैं, तो उसके लिए तो हम वर्ड यूज करते हैं क्या? समय, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, साइन यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी वैल्यू छोड़ना नहीं चाहते, चाहे कितनी भी छोटी वैल्यू हो, वेरी स्मॉल से स्मॉल वैल्यू का हम कंटिन्यूअस फंक्शन पे लिखना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, सारी वैल्यूओं का एडिशन करना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी स्मॉल वैल्यू हो, तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं इंटीग्रेशन। इसीलिए हमने यहाँ लाइन लिख दी है। तो इंटीग्रेशन में और इसमें आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अच्छा, अब जैसे अभी हमने जो लिखा था कि इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dfx, ऐसे। अब इसका क्या मतलब है? तो ये जो dy जो होता है ना, ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज होता है किसी की वैल्यू में, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होती है, वेरी 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 स्मॉल वैल्यू ऑफ y। जैसे ये मेरे पास एक वायर है, इस वायर की टोटल लेंथ y है। अब इसमें एक स्मॉल वैल्यू लेनी है dy, y की एक स्मॉल छोटी सी वैल्यू लेनी है, तो एक छोटा सा सेगमेंट लिया मैंने इतना, इससे भी बहुत छोटा, इससे भी बहुत छोटा बेटा। ये dy जो होता है ये कैसा होना चाहिए? ये एब्सोल्युटली जीरो के आसपास। जब जैसे डेल्टा y, ये भी स्मॉल चेंज होता है, स्मॉल चेंज के लिए लिखते हैं, ये स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू। अगर हम कहें कि डेल्टा y टेंस टू जीरो है, डेल्टा y लगभग जीरो के बराबर है, तो फिर उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो जब डेल्टा y टेंस टू जीरो के बराबर हो तो फिर उसे रिप्रेजेंट किया जाता है dy से, फिर उसे dy से लिखते हैं। तो ये एक स्मॉल वैल्यू है dy। ये अगर इसमें ऐसी स्मॉल वैल्यू देखें तो एक dy ये हो गया, ये दूसरा dy हो गया, ये dy, ऐसा ये तीसरा dy हो गया, ये चौथा dy हो गया, ये पांचवा, ऐसा इसमें बहुत सारे dy होंगे, ऐसे छोटे छोटे, ये बहुत बड़े बड़े हो गए। ऐसे करना है, जब डेल्टा y एक स्मॉल वैल्यू है ना, लेकिन वो उसकी वैल्यू लगभग किसी के बराबर हो, जीरो के, तो फिर उसे लिखा जाता है ऐसे dy। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन अगर मैं बहुत छोटे छोटे बनाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए ऐसा बना देता हूँ। इन सभी dy को तुम ऐड करोगे तो y नहीं आएगा, और कंटिन्यूअस वैल्यू का कोई भी वैल्यू छोड़नी नहीं है, चाहे कितनी भी छोटी वैल्यू हो, कंटिन्यूअसली सभी को ऐड करना है, तब y के बराबर आएगा। तो इसके लिए देखो, इसमें समेशन dy का मतलब हुआ कि हम जितने भी dy हैं उन सबको ऐड कर लें, ऐसे सबको ऐड कर लें, जितने नहीं, तो इन सबको तुम ऐड करोगे तो y आएगा कि नहीं? इसीलिए मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन y। ऐसे ये dfx है, अगर ये यहां से यहां तक मान लो ये fx है, ये ऐसे, तो इसका छोटा सा पार्ट लेंगे तो वो dfx होगा ऐसे। अब उन सभी dfx को ऐड करेंगे तो फिर fx आएगा, आया। तो ये इंटीग्रेशन का यूज बताया मैंने आपको बेटा, ये दोनों पॉइंट का मतलब बताया, इस वाले पॉइंट का भी मतलब बताया, इस वाले पॉइंट का भी मतलब बताया। इंटीग्रेशन इस सिंबल में और इस इंटीग्रेशन के साइन में क्या डिफरेंस है? अगर ये डिस्क्रीट वैल्यूज मतलब छोड़ छोड़ के वैल्यू को अगर हमें एडिशन करना हो तो इसका यूज करते हैं, और सारी वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन करना हो
तो फिर हमें इंटीग्रेशन साइन का यूज करना चाहिए। ठीक है, दोनों का यूज एडिशन ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये मैंने यहाँ तक तो इसका मीनिंग बताया बेटा, यहाँ तक तो मैंने आपको ये मीनिंग बता दिया। अब चलो इसे फॉर्मूले के बेसिस पे समझते हैं। शुरुआत करते हैं फॉर्मूले के बेसिस पर। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ डिफरेंशिएशन, यहाँ मैंने लिख दिया डिफरेंशिएशन और यहाँ लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन। हम फॉर्मूले याद कर रहे हैं बेटा, है ना। तो मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पर, d/dx x की पावर n से शुरू करता हूं, इससे शुरू करता हूं, d/dx x की पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसका डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई, सॉरी अरे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यार। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है आपको, n(x n-1), इसका डिफरेंशिएशन ये होता है d/dx x की पावर n का डिफरेंशिएशन n(x n-1), ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो जानते हो जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन n(x n-1) dx कितना होना चाहिए, xn। पर समझ में नहीं आया सर। तो अभी मैंने बोला कि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंशिएशन के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसका अगर इसका डिफरेंशिएशन xn का ये है तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा बेटा इसका पहला फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये ऐसे लिख दिया मैंने। इस इंटीग्रेशन का मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूं, फर्स्ट फॉर्मूला लिखता हूं। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना चाहिए कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। इसका ये फॉर्मूला हमें याद करना है। इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करिए, फिर जो भी पावर आ जाए ऐड करने के बाद उस पूरे का डिवाइड कर दीजिए। n+1, इस n में एक ऐड करा और जो पूरी पावर है उसका डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला है। ठीक है सर, तो एक बात बताओ सर, मैंने पूछ कि सर देखो xn का डिफरेंशिएशन किया, ये आया, मैंने कहा ठीक, और आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो वापस ये आ गया। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो d/dx अगर आप किसका करें, xn+1 और n+1, इसका डिफरेंशिएशन करें तो 100% क्या आएगा, xn आएगा। मैंने कहा हाँ xn ही आएगा। तो करके देखते हैं, डिफरेंशिएशन आता है ना आपको। तो इसमें डिफरेंशिएशन में क्या है, देखो ये तो n+1 एक कांस्टेंट टर्म है। अगर n+1 कांस्टेंट टर्म है तो 1/n+1 तो बाहर आ जाएगा। जो भी कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, ये वेरिएबल डिवाइडेड बाई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, उसका तो डिफरेंशिएशन करते नहीं है। तो d/dx x की पावर n+1। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। इस फॉर्मूले को लगाने का तरीका आता है ना आपको। 1/n+1 तो कुछ किया नहीं, जो भी पावर है, जैसे इसकी पावर n है तो जो भी पावर है वो आगे आ जाती है, तो n आ गई। तो इसकी पावर कितनी, n+1, तो n+1 आगे आ जाएगी। इसमें n पावर थी तो n आगे आया, इसमें n+1 पावर है तो n+1 आगे आ जाएगा। सेम टू सेम कॉपी करेंगे। तो देखो इसमें x की पावर n को सेम टू सेम कॉपी किया, तो आप भी x की पावर n+1 को सेम टू सेम कॉपी करिए। इसमें पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी पावर में से भी एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये इस वाले फॉर्मूले को तो फॉलो किया है बिल्कुल। अब सॉल्व करते तो इससे ये कट गया। डिफरेंशिएशन आना चाहिए बेटा, डिफरेंशिएशन आता है तभी समझ में आएगा ये, इसीलिए पहले डिफरेंशिएशन सीखिए, फिर उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ में आएगा। तो देखो इस 1 से 1 कट गया तो कितना आ गया, xn। तो देखा इसका इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करने से xn आया, तो xn का इंटीग्रेशन करने से ये नहीं आना चाहिए, रेसिप्रोकल होता है भाई। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आया, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आना चाहिए, इसीलिए ये फॉर्मूला है। xn का इंटीग्रेशन करेंगे तो xn+1 और n+1 आएगा। ठीक है,
अब इसमें भी एक पॉइंट बता दूं जो आपको बहुत जानना जरूरी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है इसको। ये फॉर्मूला एक कंडीशन में वैलिड नहीं होता। ये फॉर्मूला केवल एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है, इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला। पहले मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है, इसका डिफरेंशिएशन किया ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आना चाहिए, तो आ रहा है। देखो ये कहां से लिखा, इसके हिसाब से लिख लिया। डिफरेंशिएशन के रेसिप्रोकल को बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में वैलिड नहीं है? एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। कौन सी कंडीशन? n डज नॉट इक्वल टू -1। केवल n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। -2 हो सकती है, -2, -3, -4 सबके लिए वैलिड है, बस n की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। सर क्यों? -1 होगा तो क्या दिक्कत है? तो अगर इसमें हम n की वैल्यू अगर हम -1 ले लेंगे तो इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx इज इक्वल टू क्या क्या होगा? तो मैंने कहा n और -1 लेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो वैलिड नहीं है। सर क्यों नहीं है? तो उसका जवाब दे रहा हूं। देखो यहां जगह कम रह गई है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं कि xn आया। जवाब देता हूं, मेरे को भी बताओ, आपको ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने, log ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये फॉर्मूला है जो हमने डिफरेंशिएशन में याद किया था कि log x का डिफरेंशिएशन कितना, ये याद करना पड़ता है। आपको याद है? अगर नहीं है तो फिर मैं कहूँगा आपको पहले डिफरेंशिएशन सीखिए, उसके बाद ही इंटीग्रेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1। तो देखो इस रिजल्ट को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx। ऐसे x की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो 1/x dx हो जाएगा। अब जरा देखो, जब log ex का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो फिर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? जब log ex का डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? 1/x का इंटीग्रेशन होना चाहिए log ex। इसीलिए जब भी आपका n की वैल्यू -1 आएगी, दैट मींस ये बनेगा, तो उसको हम ऐसे लिख पाएंगे, और इसका इंटीग्रेशन हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज ना करके 1/x dx का इंटीग्रेशन log ex होगा, क्योंकि log ex का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और इंटीग्रेशन जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है। इसीलिए ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा आपको। तो एक फॉर्मूला में आपको बना दिया, ये दूसरा फॉर्मूले के तौर पर आप यूज कर सकते हो। पहला फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड फॉर्मूला ये हो गया कि इंटीग्रेशन 1/x dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला log ex होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये फॉर्मूला बना कैसे? डिफरेंशिएशन के रेसिप्रोकल को बोलते हैं, इसीलिए ऐसे बना। अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो मैं समझाऊंगा। अभी तो मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ ये समझाने की कि जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन के रेसिप्रोकल को बोलते हैं। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको इन फॉर्मूले के माध्यम से, है ना। जैसे आपको और बताऊं, मैं यहाँ पर ये समझ में आया, कोशिश की मैंने आपको, ठीक है, और बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात बताओ, d/dx sin x का डिफरेंशिएशन कितना? तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। d/dx sin x का जो डिफरेंशिएशन है, d/dx sin x का डिफरेंशिएशन है वो cos x होता है, ठीक है। तो d/dx sin x का डिफरेंशिएशन अगर cos x है तो इंटीग्रेशन किसका? इस cos x का इंटीग्रेशन कितना होना चाहिए? तो cos x dx का इंटीग्रेशन होना चाहिए। sin x का cos x डिफरेंशिएशन, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो देखो ये एक फॉर्मूला ये बन गया, ये याद होनी चाहिए। वैसे आपको अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो उल्टा करके बना सकते हो, इसका ये तो इसका ये, पर इतना समय नहीं होता कि आप उल्टा याद कर ले यार फटाफट, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाए। चलो दूसरा देखते हैं, d/dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है -k sin x। तो cos x का डिफरेंशिएशन -k sin x,
ठीक है, ठीक है। तो फिर इंटीग्रेशन माइनस के साइन एक्स का, माइनस के साइन एक्स, देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स है, तो फिर माइनस के साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। भाई विद साइन लेके चलो ऐसे, लेकिन मेरे को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना है, वो माइनस के साइन एक्स का याद नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड में माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन इधर आ गया, माइनस के कॉस एक्स। तो हम ये याद कर लेंगे कि साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ना पूरे का, तो कॉस एक्स आएगा। इसका इंटीग्रेशन यही तो होगा, इसका ये है तो इसका ये होगा। तो अब इसमें ये आ गया, लेकिन मेरे को माइनस के साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, मेरे को तो प्लस के साइन एक्स का चाहिए। तो इस माइनस साइन को उधर ले जाओ, मैथमेटिक्स तो आती होगी। तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, इसको छोड़ देंगे हम। तो ये फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, ये याद करेंगे। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। डी ओवर डी एक्स, टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो टेन एक्स। तो देखो ये एक फॉर्मूला है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन एक्स, रेसिप्रोकल होता है। डी ओवर डी एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ऐसे। तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करने से ये आएगा, तो सेक एक्स, ये देखो ऐसे। अब तो समझ में आया होगा। डी ओवर डी एक्स, जैसे अगर हम कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बोलते हैं तो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन करें तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करें ऐसे, तो इसमें dx नहीं लगाया, dx लगाया इज इक्वल टू, है ना। इसका इंटीग्रेशन करें, देखो cot x का माइनस के कोसेक स्क्वायर, तो इस पूरे का cot x होगा, तो cot x। लेकिन हमें माइनस का कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, हमें तो कोसेक स्क्वायर x का चाहिए, तो माइनस साइन को उधर ले आइए। तो इस माइनस साइन को यहाँ से हटा के आप यहाँ लगा दीजिए, तो माइनस का cot x आ जाएगा, माइनस का cot x ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। डी ओवर डी एक्स, एक और लिख देता हूँ, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, तो इसीलिए इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूले हैं आपके इंटीग्रेशन के, खासकर जो पहला फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट होता है। चलो एक कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं, एग्जाम्पल को दोबारा से लिखते हैं, फॉर्मूले एक एक लेके लिखते जाएंगे और एग्जाम्पल देते जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और सीखते हैं इसमें, एक पॉइंट और सीखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो छूट गया हमसे। डी ओवर डी एक्स अगर एक कांस्टेंट टर्म हो, है ना, कांस्टेंट टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो अगर हम जीरो का इंटीग्रेशन करें, नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है ना, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो। तो जैसे अगर कोई वैल्यू लिख रही हो, सॉरी ऐसे नहीं, इस वाले का जीरो का नहीं, डी ओवर डी एक्स अगर हम वन का डिफरेंस, सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स का, अगर यहाँ एक्स लिख रहा है, डी ओवर डी एक्स एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन, है ना। इसको समझते हैं, देखो ऐसे समझते हैं, द्वारा से देखते हैं बेटा। जैसे ये वन है, ये कोई कांस्टेंट टर्म है ना, कोई कांस्टेंट टर्म, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये कोई कांस्टेंट टर्म है उसका इंटीग्रेशन कर रहा है, देखो समझ में आता है। द्वारा से कोई कांस्टेंट टर्म उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन डीएक्स ऐसे। अब इसमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लिया तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, C1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1dx, कोई दिक्कत है क्या, 1dx कोई दिक्कत नहीं, dx लिख रहा था इसे 1dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें, C इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर x की पावर 0 लिख लें, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जानते हो जिस कांस्टेंट टर्म तो ये चला ही आ रहा है ना, कांस्टेंट टर्म तो ये चला आ रहा है C।
अब x की पावर 0 वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाए जानते हो? x की पावर n dx वाला फॉर्मूला लगाना। ये फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n+1 और डिवाइडेड बाई n+1, और ये n इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं होता। अब जरा चेक करो, यहाँ x की पावर 0 dx और यहाँ x की पावर n dx है, तो n की वैल्यू कितनी है इस फॉर्मूले में? इसमें कंपेयरिंग करो तो n की वैल्यू है 0, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो आप, n की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ठीक है। इंटीग्रेशन जैसे लगाते तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, फॉर्मूला लगाते इंटीग्रेशन का साइन हट गया, इसकी जगह पर ये लिखना है, तो एक ब्रैकेट लगा देते हैं हम, x n की जगह पर 0 + 1 एंड 0 + 1, तो सॉल्व किया तो c x आ गया। आया? तो दोबारा से एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दोबारा से एक और, अगर हम केवल इंटीग्रेशन dx लिखें इसका कितना होगा? तो इसका डायरेक्टली याद करो x, इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x, जहां तो एक्चुअल में dx का इंटीग्रेशन नहीं किया, ये 1 का किया है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, y, क्योंकि जब हम dx x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है, तो 1 का x का डिफरेंशिएशन करने से 1 आ रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन करने से x आना चाहिए। आया? तो अगर यहाँ 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x, देखो इंटीग्रेशन के dx तो लगाते हैं, जैसे sin x का इंटीग्रेशन करना है तो अपनी तरफ से dx लगाते हैं, बताया है शुरुआत में, जरा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा dx क्यों लगाते हैं, है ना? ये तो 1 dx का x, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x, तो 1 ना लिख के इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 ना लिख के 1 मत लिखो, dx का x ऐसे। अब क्यों, उसका मैंने आपको जवाब दे सकता हूं कि कैसे इसका ये x आएगा, ये डायरेक्टली याद कर लो वैसे तो पहले आप ऐसे, फिर भी जिसको पता करना है तो 1 dx कर चुका हूं वैसे, वहां 1 की जगह पर x की पावर 0 लिख लो, ये dx। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, n की वैल्यू कितनी है 0, तो n की वैल्यू 0 रख दो, 0 + 1 n 0 + 1, ये हो गया x की पावर 1 और ये नीचे हो गया 1, दैट मींस x। आया? और जो हम ये कर रहे थे d/dx की कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 का इंटीग्रेशन अगर हम करें 0 dx, तो इसका इंटीग्रेशन हम 0 भी लिख सकते हैं और एज वेल एज कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, 0 एज वेल एज कांस्टेंट, ठीक है? आया? 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 का इंटीग्रेशन करें तो कांस्टेंट एज वेल एज 0 दोनों लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए ये बात समझ में आई, वैसे इसका यूज नहीं होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बच्चे सोचते हैं dx का x, तो dt का कितना, तो dt का t। ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला यही होता है, ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है tn dt, अगर ये t है तो यहाँ dt होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ dx होना चाहिए, इंटीग्रेशन t, तो उस वाली केस में t n+1 और n+1 और n डज नॉट इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं x का फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन हो सकता है आपका, ठीक है? ऐसे ही dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन t। ऐसे ही अभी मैंने किया था, अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं y की पावर n dy, तो ऐसे क्या लिखते हैं, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो ऐसे लिखते हैं y की पावर n+1 और n+1 और n डज नॉट इक्वल टू -1। तो एक बात बताओ, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था dy का इंटीग्रेशन कितना, तो y, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, तो dy का इंटीग्रेशन y, du का इंटीग्रेशन कितना, तो u, d थीटा का इंटीग्रेशन कितना, तो थीटा। आया? कॉन्सेंट्रेट किया बेटा आपने, क्लियर है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे सुनते हैं, अब एक एक करके धीरे धीरे हम फॉर्मूले का यूज करते हैं बेटा, है ना? जैसे एक इंटीग्रेशन में आपको बताता हूं, ये वाला, जैसे आपसे कहता है कि x5 का इंटीग्रेशन करिए, x5 dx, है ना? ये सबसे इजी, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाइए, x की पावर n dx, तो x की पावर n+1 और n+1, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, बस n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए तब के लिए। अब इसके ऊपर एग्जांपल देते हैं, अब जब चेक करो n की वैल्यू इसमें कंपेयर करो इस वाले फॉर्मूले की इससे, n की वैल्यू 5, तो n की वैल्यू 5 रख दो उसमें, तो x 5 + 1 एंड 5 + 1, तो x की पावर 6 डिवाइड बाई 6। एक क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया। दूसरा, अगर ये ऐसे आता √x dx ऐसे, तो आप इसे इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx, n की वैल्यू देखो 1/2 है, तो
1/2 है तो 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, n की वैल्यू 1/2 पुट कर दो। जैसी फॉर्मूला लगाते हैं इंटीजर का साइन हटा देते हैं तो x की पावर 3/2 हो गया और नीचे भी 3/2 हो गया, चेंज करके 2/3 x 3/2। देखो एक और बताते हैं कि अगर इंटीग्रेशन 1/x का q है dx, इसको कैसे करेंगे, तो ऊपर ले आओ x की पावर -3 dx। n की वैल्यू केवल -1 नहीं होनी चाहिए, -2 -3 -4 -5 कुछ भी हो, सबके लिए वैलिड है ये वाला फॉर्मूला। तो अब n की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो -3 पुट कर दो, x की पावर -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 तो x की पावर -2 और ये -2, तो इसे लिख सकते हो माइनस का 1/2 और जब भी पावर माइनस हो तो उसे नीचे ला सकते हो, बस केवल एक चेंज और कर सकते हो, x की पावर स्क्वायर प्लस की, इंटीग्रेशन हो गया, है ना, समझ में आया। लेकिन ये ध्यान रखना, अभी मैंने जैसे बताया अगर x की पावर -1 dx हो, अब फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसको लिख सकते हैं 1/x dx और इसको लिख सकते हैं हम log ex, बस इस बात का, इसको गलत मत कर देना, ठीक है। और एक मैंने ये बता दिया, अगर केवल dx लिख रहा है तो उसके आगे 1 लिख लीजिए, और 1 लिख के 1 किसकी वैल्यू लिख सकते हो, x की पावर 0 dx, और किसी की पावर 0 तो यहाँ n बराबर कितना है, कंपेयरिंग कर लीजिए 0, फॉर्मूला लगा दीजिए 0 + 1 n 0 + 1 तो x आ जाएगा। तो इतना ना करिए, कभी भी डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको कि इंटीग्रेशन 1 dx है तो उसका dx, लेकिन अगर 3 dx है, ऐसे 3 dx, 3 एक कांस्टेंट टर्म है तो 3 बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन dx, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो 3x। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, 3 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन कर दो x, यहाँ x का ही फंक्शन होता है, देखो यहाँ dx है तो यहाँ x का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ dx है तो यहाँ x का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ dx तो x का ही फंक्शन होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ x है तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए, dx लिख रहे हो यहाँ dx तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए, तभी कर पाएंगे ऐसा। इस फॉर्मूले का यूज समझ में आया होगा, इस वाले का सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है, बाकी कहे तो फॉर्मूले में sin x cos x जो भी आता है उसका आप इंटीग्रेशन करते जाइए, ठीक है। देखो फिजिक्स में एक ही हो गया, चलो आगे बताता हूँ, एक पॉइंटर बताता हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना होगा आगे, ठीक है। तो देखो दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, हम पूरा इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा होता है बेटा, हम केवल जो फिजिक्स में यूज होने वाला इंटीग्रेशन है ना, यूज होने वाला इंटीग्रेशन उसको ही समझेंगे, पूरा तो बहुत बड़ा होता है, उसे समझाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। आदि कैलकुलस की, इंटीग्रेशन कैलकुलस की एक पूरी बुक होती है बेटा, इंटीग्रेशन कैलकुलस, डिफरेंशिएशन कैलकुलस, ठीक है। चलिए बहुत बड़ा टॉपिक होता है बेटा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। चलो एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट। जो इंटीग्रेशन के जो टाइप्स हैं, इंटीग्रेशन जो है ये एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमें बता दिया जाता है उसकी रेंज कि कहां तक हमें इंटीग्रेशन करना होती है, उसकी लिमिट्स होती हैं। When the function integrate between definite limits तो उसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे इसमें हम जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं f(x) dx का, ऐसे f' dx का, तो हमें ऑब्टेन होता है f(x) ऐसे, है ना। अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें हमें बताया नहीं गई इसकी लिमिट कितनी है, तो लिमिट ना बताएं तो हम हमेशा इसमें एक कांस्टेंट टर्म लगा के चलेंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें बताया जाएगा कि इसकी लिमिट्स हैं क्या, x1 से x2 f' dx ऐसे, इसकी लिमिट है कि x1 से x2, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इस वाले को अपर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन तो वैसे करते हैं जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा f(x) ऐसे, ये f(x), लेकिन इसमें जो लिमिट पुट करते हैं तो उसको ऐसे लिख लेते हैं। देखो
एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स। लेकिन अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो जिसमें लिमिट ना हो तो उसमें ये सी लगाएंगे, और जिसमें लिमिट गिवन हो उसमें ये कांस्टेंट टर्म नहीं आता कभी भी, है ना, कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। ये तभी लगाते हैं सी जब इसकी लिमिट गिवन नहीं हो। लेकिन अगर लिमिट गिवन हो x1 टू x2 तो उस वाली कंडीशन में ये कांस्टेंट टर्म नहीं लगाते। तो देखो एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, तो मैंने एफ एक्स लिख दिया, सी लगाएंगे नहीं। अब इसकी लिमिट यहाँ पुट कर लेते हैं हम, यहाँ ऐसे x1 x2 लिमिट कैसे पुट करते हैं, लिखते कैसे, ये लिखने का तरीका है यार। तो x1 यहाँ लिख दिया, x2 यहाँ लिख दिया। अब इसमें हमने सारे को किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, x के रेस्पेक्ट में, dx लिखा हुआ है तो x के स्मॉल x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया। तो जिसके भी रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उसको रिप्लेस करके अपर लिमिट लिखते हैं, माइनस लगा के लोअर लिमिट लिखते हैं। तो हमने किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, x के रेस्पेक्ट में। यहां देखो x के रेस्पेक्ट में किया तो इस x को रिप्लेस करके, x को रिप्लेस करो पहले उसकी जगह पर अपर लिमिट, तो मैंने x की जगह पर x2 लिख दिया, माइनस लगाओ, फिर x को दोबारा से रिप्लेस करो और उसकी जगह पर लोअर लिमिट, तो मैंने x की जगह पर x1 लिख दिया। ये लिमिट पुट करने का तरीका है, ठीक है। अभी इसे और एग्जांपल में हम समझाएंगे, है ना। अच्छा, जैसे इसमें ये कोई फंक्शन है किसमें y और x में एक रिलेशन बता रहा है, मान लो ये, तो ये आपका x है और ये y है ना। तो ये y और x में एक रिलेशन बनाया है ऐसे, या कोई भी रिलेशन बना सकते हो, जैसे ये वेरिएबल रिलेशन बना दिया हमने। इसमें x1 x2 क्या है, तो ये x1 x2 ये है, ये x1 हो गया, एक लिमिट है, और ये x2 है, ये इसकी लिमिट है x2। तो इसके x1 से x2 तक का अगर हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, और ये वाला इसका नीचे का जब एरिया निकालते हैं ना, इसके फंक्शन का नीचे का एरिया x एक्सिस के साथ, तो इसमें एक फॉर्मूला और होता है कि अगर ये वेरिएबल टर्म होते हैं, जब यहाँ ये x जब वेरिएबल, ये फंक्शन एक वेरिएबल टर्म है ना, तो क्योंकि ये y है बेटा, तो ये हम लिख सकते हैं x1 x2 f डैश x dx इज इक्वल टू, हम ये तो लिख ही सकते हैं इंटीग्रेशन करके fx2 माइनस fx1, ये तो लिख ही सकते हैं, और इसको एरिया अंडर कर्व के बराबर भी कर सकते हैं। इसको अब जब इसकी जरूरत पड़ेगी तभी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस इतना जानकारी दे देता हूं कि इसके नीचे का अगर हम ये वाला एरिया निकाल लें, ये वाला एरिया, तो ये इंटीग्रेशन x1 x2 f डैश dx के इक्वल होगा। क्यों होगा, तो इसको अभी हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन फिजिक्स में ये यूज होता है, तो जब भी यूज होगा तो इसे मैं बताऊंगा कि ये एरिया अंडर कर्व के इक्वल कैसे है। अभी थोड़ी सी जानकारी दे दी, अभी हम केवल इंटीग्रेशन करना सीख लें, ठीक है। ये पॉइंट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। चलिए अब मैं इसे एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ, इंटीग्रेशन डेफिनेशन इंटीग्रेशन को पुट कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल लिखते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, थोड़ा सा पॉज कर दूँ पहले, ठीक है। देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा और इसमें इंटीग्रेशन का यूज कैसे, लिमिट का यूज कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करिए आप, कौन सा फॉर्मूला लगाइए, एक्स की पावर एन डी एक्स वाला, और लिखिए इसका फॉर्मूला एक्स एन प्लस वन और एन प्लस वन, और एन डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अगर इसमें इसे देखोगे तो इसमें n की वैल्यू 2 है, तो पहले इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए इस फॉर्मूले का यूज करके, n बराबर 2 पुट कर दीजिए, 3 आ जाएगा, और नीचे भी 3, n बराबर 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1 3, और इसकी लिमिट हम ऐसे लिख देते हैं फिर 1 to 4। तो देखो जो 3 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो 3 तो आप बाहर निकाल लीजिए ऐसे, और ये x का क्यूब और ये 1 to 4। मैंने अब लिमिट कैसे पुट करना सिखाया, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, यहाँ x के रेस्पेक्ट में। तो आप x को रिप्लेस करिए, इस वाले x को इंटीग्रेशन करने के बाद x को रिप्लेस करिए, इंटीग्रेशन करने के बाद x को रिप्लेस करिए, x के रेस्पेक्ट में किया, इसको देखो किसके रेस्पेक्ट में किया, उसी को रिप्लेस करते हैं। तो x को रिप्लेस करिए, पहले अपर लिमिट लिखिए 1/3, इस x की जगह पर अपर लिमिट लिख दी, उसकी पावर 3 है, माइनस x को रिप्लेस, माइनस लगाइए, फिर x को रिप्लेस करिए, उसकी पावर लोअर लिमिट लिखिए 1 और उसकी पावर 3। अब इसे सॉल्व करिए, 1/3, अब 4 की पावर क्यूब, तो 4 × 4 × 4, तो 16 और 16 4 64, तो 64, 16 × 4 64 होता है, और ये -1,
1 की पावर क्यू आया। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ लिखेंगे तो 1/3 ये गया 63। अब 63 डिवाइडेड बाई 3 2 1 आंसर। समझ में आया बेटा? लिमिट कैसे पुट करते हैं, क्लियर हुआ? ठीक है। देखो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा ये है। अब देखो इसमें ये x के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो ये टर्म कैसा है, कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा बेटा, g कैपिटल n स्मॉल n इंटीग्रेशन, ये हो गया 1/x² dx और लिमिट है कैपिटल R टू इनफाइनाइट ऐसे। अब इसको आगे बढ़ाएं, g कैपिटल M स्मॉल n, इसको ऊपर ले आए x की पावर -2 dx, ये R टू इनफाइनाइट ऐसे। अब इसमें x की पावर n dx का फिर फॉर्मूला लगेगा, ज़्यादातर से इसी का यूज होता है, x की पावर n+1, और उनका यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले आते हैं उनका सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट हो जाता है ना, n+1 और n डज नॉट इक्वल टू -1, तो n की वैल्यू तो कितनी है भाई, -2 है, तो g कैपिटल M स्मॉल n, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन होने के बाद फॉर्मूला लगाते ही इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो -2 + 1 एंड -2 + 1, ये देखो, और लिमिट आ गई R टू इन्फिनिटी, ये -1 हो गया, तो ये -1 हो जाएगा, इस माइनस साइन को आगे लिख लेते हैं, माइनस का GMM ऐसे, ये -1 बचा, और जो ऊपर लिख रहा है उसको हम लिख सकते हैं, तो ये माइनस साइन आगे आ गया बेटा, है ना, और इसको लिख सकते हैं हम x की पावर -1, और ये लिमिट R टू इनफाइनाइट, और आगे बढ़ाएं, देखो ये वाला जो -1 बचा है वो माइनस आगे आ गया, और जो ऊपर लिख रहा है उसमें -2 -1 आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का GMM, इसको नीचे ले आओ 1/x, ये R टू इनफाइनाइट हो गया। अब किसके रेस्पेक्ट में डिवीजन किया, x के रेस्पेक्ट में, तो x को लिमिट पुट करो लास्ट में सॉल्व करने के बाद, x को रिप्लेस करो, उसकी जगह पे पहले अपर लिमिट, माइनस लगाओ, x को रिप्लेस करो, उसकी जगह पे लोअर लिमिट, आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस का GMM ये आ गया, और इन्फिनिटी का डिवाइड करते हैं तो 0, ये -1/r ऐसे, है ना, देखो 1/0 होता है वो इनफाइनाइट होता है, और 0/1 होता है वो 0 होता है ना, तो ये लिख रहा है 1/∞, तो आप इनफाइनाइट की जगह पर ये लिख लो पहले, तो 1/0, 0 कहाँ पहुँच गया, ऊपर, 0 × 1 डिवाइड बाई 1, 0/1 = 0, ठीक है, इसीलिए 0 आया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा GMM डिवाइड बाई कैपिटल R, तो देखो ये इंटीग्रेशन हो, ये फिजिक्स का इंटीग्रेशन यूज किया है मैंने, फिजिक्स में ये इंटीग्रेशन आएगा जब आप ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे जब, ठीक है। और एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो मैंने ये एक क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन के तौर पे देखो बेटा इसको, है ना, ये मान लो इसका इंटीग्रेशन करने की कह रहा है, तो देखो ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है, v, तो यहाँ लिमिट v की ही होंगी, ये t के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो लिमिट टाइम की होंगी, ये s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है तो s की लिमिट है, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो टाइम की लिमिट है, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो टाइम की लिमिट है, इसको देखते हैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, यहाँ ये v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की लिमिट आएगी, t टाइम है तो टाइम की लिमिट आएगी, हमेशा ऐसा होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो देखो अभी भी मैंने सिखाया था आपको इंटीग्रेशन dx कितना x समझाया, ऐसे ही इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन कितना v, तो dv का इंटीग्रेशन तो हो गया v, अब इसकी लिमिट लगा दो भाई, ये लोअर लिमिट ये लोअर, अब इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगा देते हैं, ऐसे ही a तो कांस्टेंट टर्म है तो a तो बाहर आ जाएगा, चलो अभी इसका इंटीग्रेशन ना करो, एक साथ करेंगे, dv ये u ये v, इसमें a कांस्टेंट टर्म तो a बाहर निकाल लो, 0 to t और ये dt, अब dx का इंटीग्रेशन x, dv का v और dt का t, ये भी समझाया था थोड़ी देर पहले, तो dv का इंटीग्रेशन तो v हो गया, लिमिट लगा दो u to v इज इक्वल टू a, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, लिमिट लगा दो 0 to t। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में किया, v के रेस्पेक्ट में, तो v को रिप्लेस करो पहले अपर लिमिट, तो v को रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट भी v है तो v लिख देंगे, इसको रिप्लेस करके ये लिख दो, तो v सेम टू सेम है, v को रिप्लेस करो, v के रेस्पेक्ट में किया है तो v को रिप्लेस करो लोअर लिमिट, माइनस साइन लगा के, इसको उठा के u लिख दिया, बराबर a, किसके रेस्पेक्ट में किया, t के रेस्पेक्ट में, तो t को रिप्लेस करो अपर लिमिट, तो t की जगह पर t लिखेंगे तो t ही आएगा, और माइनस साइन लगाओ लोअर लिमिट, t को रिप्लेस करो लोअर लिमिट तो 0, तो v माइनस u बराबर at, तो v बराबर u प्लस at, जब इसका डेरिवेशन आएगा ना कैलकुलस मेथड से इसका डेरिवेशन करो,
तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये कैसे आया वो समझाना पड़ेगा, है ना। ये रिजल्ट कैसे आया वो समझाएंगे। कैलकुलस मेथड से इनका डेरिवेशन भी आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं, है ना। इस लेक्चर में तो शायद ना पॉसिबल हो। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जरा ध्यान दें इस वाले में, जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है हमें 0 to s 0 to t 0 to t, ये इंटीग्रेशन करना है आपको, ये दे रखा है आपको। तो देखो ds का इंटीग्रेशन, अभी देखो इसमें पहले एक काम करते हैं, एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे 0 to s। इसमें dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u को कांस्टेंट टर्म u बाहर निकाल लो, t 0 to t। इसमें t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a बाहर निकाल लो, t बाहर नहीं आएगा, t dt 0 to t। जो क्वेश्चन में बताया जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये u कांस्टेंट है या a कांस्टेंट है, ठीक है। चल इनिशियल वेलोसिटी है ये। तो देखो ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट पुट कर दो 0 to s, u dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट कर दो 0 to t, प्लस a। अब dt का इंटीग्रेशन नहीं है, ये t लगा हुआ इसमें, तो इंटीग्रेशन t dt ऐसे, तो इसकी पावर 1 है, इसमें फॉर्मूला लगेगा t की पावर n dt वाला, ऐसे t की पावर n+1 और n+1 और n इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू -1। जब चेक करके बताओ n की वैल्यू कितनी है, यहाँ n है और यहाँ 1 है, t की पावर 1 और t की पावर 1 है, तो 1 + 1 और 1 + 1, तो t²/2। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया t²/2, भाई 1 + 1 2 हो गया, 2 हो गया, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये और लिमिट पुट कर दी हमने कितनी 0 to t, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब लिमिट पुट कर दो, s को रिप्लेस, देखो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था, s के रेस्पेक्ट में, तो s को रिप्लेस करो, पहले अपर लिमिट, s को रिप्लेस किया, अपर लिमिट लिखा, s को रिप्लेस किया, लोअर लिमिट लिख दिया, इज इक्वल टू u t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, देखो यहाँ, तो t को रिप्लेस करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा a, ये 2 बाहर आ गया और a पहले से था, t के रेस्पेक्ट में किया तो t को रिप्लेस करो, पहले अपर लिमिट तो t² माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, है ना। तो सॉल्व करो, ये s हो गया, इधर इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ut हो गया, प्लस इधर इसका मल्टीप्लाई कर लो तो हाफ at²। तो देखो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। ये समझ में आया आपको इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन समझ में आया। पॉज करके इसका इंटीग्रेशन करो, है ना। पहले पॉज कर लो वीडियो, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करिए, है ना। फिर शुरू करता हूँ, इधर ध्यान दें। पहले तो देखो इस इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट लगा हुआ है और इधर dx, तो dx का अंदर मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन का भी मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन x² dx सेपरेट कर लो, माइनस लगा हुआ है, माइनस इंटीग्रेशन cos x dx, इधर से dx का मल्टीप्लाई, इधर से इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा हुआ है दोनों साइड में, देखो दिख रहा है, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 और n+1, और n कितना नहीं होना चाहिए -1, इसको कभी मत भूलना, ठीक है। तो इसका लगा दो, n की वैल्यू 2 है तो 3/3, 2 है तो एक ऐड होगा, 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, है ना। अच्छा, माइनस cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो हमें याद होना चाहिए, cos x dx का फॉर्मूला मैंने बताया sin x होता है, ऐसे याद होना चाहिए, फॉर्मूला है बस केवल, अभी पीछे फॉर्मूले लिखे थे हमने बहुत सारे, तो फॉर्मूला लगा दो कि इसकी जगह पे देखो, इस पूरे की जगह पर ये फॉर्मूले की तरीके से यूज किया sin x, तो sin x लिखिए, इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर आप देख रहे हो तो इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx लिख सकते हैं इसको, n की वैल्यू -1 ही है, इसके लिए यूज नहीं होता। तो बताया था कि इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन log ex होता है, तो इसका इंटीग्रेशन log ex, ऐसे। क्या खत्म हो गया, ये कोई कमी है बताओ, आंसर सही है, करेक्ट है, नहीं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, और इसमें एक कांस्टेंट टर्म हो रहा है ऐसे, ऐसे एक कांस्टेंट टर्म है ऐसे, ठीक है। समझ में आया, इंटीग्रेशन ये कहता है हमसे, ठीक है। अगर लिमिट हो तो कांस्टेंट टर्म नहीं लगाते, लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट टर्म लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के बाद, जैसे इंटीग्रेशन करो उसके बाद कांस्टेंट लगा दो, इंटीग्रेशन हो जाए, सही, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। देखो इसके बाद हम मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं, आपने पढ़ी होंगी मोशन की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड
यार मोशन नहीं कहता हूँ, मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। एक पड़ी होगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। यहाँ v को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम t सेकेंड ऐसे, और u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम 0, और a एक्सेलरेशन है, ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट है, t सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, a एक्सेलरेशन है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, s डिस्प्लेसमेंट है ना, और t टाइम है आपका। इन 3 मोशन की इक्वेशन को हम कैलकुलस मेथड से प्रूव कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं कैलकुलस मेथड से। तो कैसे करते हैं उनका डेरिवेशन, तो देखो उसमें स्टेप है, एक तो हमें ये इनको प्रूव करना है, दूसरा देखो जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी का फॉर्मूला है ना, तो उसे लिखते हैं v बराबर ds ओवर dt, v बराबर ds ओवर dt, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ जो ds है, अगर आप इसे एवरेज वेलोसिटी लिखते तो लिखते डेल्टा s ओवर डेल्टा टी, एवरेज। लेकिन अगर डेल्टा s जो है 0 की तरफ अग्रसर हो, टेंड्स टू 0, बहुत छोटा हो, तो उसके लिए फिर हम लिखते हैं कि इसको अगर हम ऐसे लिख दें, ये तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, लेकिन अगर इसमें लिमिट लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखते हैं, डेल्टा टी 0 है ना, जब टाइम छोटा होगा तो उस टाइम में तो कवर की गई डिस्प्लेसमेंट होगा, जब एक बॉडी स्मॉल टाइम इंटरवल तक चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इसे लिखते हैं हम ds ओवर dt ऐसे। ये मैंने पीछे सॉरी डेल्टा s ओवर dt, डेल्टा t, और इसको हम लिखते ds ओवर dt के बराबर, ऐसा मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बताया। तो अभी हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का किसी बॉडी का फॉर्मूला होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर पोजीशन पर वेलोसिटी किसी बॉडी की ds बाई dt, ये लिखते थे, डिफरेंशिएशन में ही समझाया, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, इसका फॉर्मूला लिखें तो a बराबर dv बाई dt। वैसे तो हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, तो ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम है ना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। जरा ध्यान दें, यहाँ v की वैल्यू ds ओवर dt है, तो आप इस v की जगह पर अगर आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, d ओवर dt ऐसे, और इस v की जगह पर हम पुट कर दें ds ओवर dt। देखो d ओवर dt, यहाँ dt पूरा सिंगल फंक्शन है, लेकिन s अलग है, यहाँ पे ये अलग होता है ना, तो ये s अलग है बेटा। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो d का स्क्वायर करेंगे, और s ऐसे लिखने का तरीका d का स्क्वायर, ds का स्क्वायर नहीं, लेकिन इसमें dt का स्क्वायर ऐसे, क्योंकि जैसे y बराबर fx एक फंक्शन है, तो इसमें जब हम ये लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम x की वैल्यू वेरी करते हैं तो y की वैल्यू अपने आप वेरी करती है, x क्योंकि y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है, तो हम x की वैल्यू में चेंज कर रहे हैं तो d ओवर dx, तो ये y अलग है बेटा। देखो ये dx पूरा फंक्शन अलग एक है, लेकिन d ओवर dx ये y सेपरेट है इससे ऐसे, लेकिन dx से d सेपरेट नहीं है, क्लियर है। इसीलिए यहाँ d का स्क्वायर s किया, dt का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो एक्सेलरेशन का आप फॉर्मूला, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इसी में एक्सेलरेशन में ये dv ओवर dt है ऐसे, है ना, अगर हम क्या करें, इस dv ओवर dt में हम ऊपर नीचे dx का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे ऐसे,
या ds का मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी ds का कर लेते हैं, ds और ds ऊपर नीचे कर सकते हैं भाई, dv बाई dt लिख रहा है, अगर हम ऊपर नीचे ds का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कर सकते हैं। अब क्या करें, इसको एक साथ लिख लें, इसको देखो ऐसे, तो ये dv बाई ds तो ऐसे लिख लिया, और इसको इन दोनों को एक साथ लिख लें ds ओवर dt। तो देखो ds ओवर dt किसके बराबर, ds ओवर dt वेलोसिटी के बराबर। तो a इक्वल टू आएगा, a की जो वैल्यू आएगी वो dv ओवर ds, ये dv ओवर ds, और इसकी जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, ds बाई dt की जगह पर लिख पाएंगे वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी आ गई, देखो ये वेलोसिटी आ गई। तो ये एक फॉर्मूला ऐसे, बस समझने का पॉइंट है, ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी का फॉर्मूला, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। और डेरिवेशन कैसे करते हैं मोशन की 3 इक्वेशन का, वो देख, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं डेरिवेशन। पहली इक्वेशन का डेरिवेशन कर रहे हैं कैलकुलस मेथड से, v बराबर u प्लस ए। देखो हेडिंग क्या है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो लेट किया, कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे डायग्राम बनाए कि एक ये बॉडी है, जैसे कोई कार है ना, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है जब टाइम 0 है, और ये t टाइम तक मूव करता है, तो इसकी वेलोसिटी v है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, है ना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है ऐसे। और ये टाइम t सेकंड बाद, इसकी यहाँ पे टाइम t हो गया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, तो इसकी वेलोसिटी v हो गई। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है ना। अब हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो किसी इंस्टेंट टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, इनके बीच में एक पर्टिकुलर टाइम पर स्मॉल टाइम इंटरवल dt टाइम इंटरवल चलने में, जैसे यहाँ पर टाइम t है, तो हम कितना आगे बढ़े, हम कितना आगे बढ़े, तो हम आगे बढ़े, यहाँ पे टाइम 0 है, या मान लो कि यहाँ पे टाइम t है, लेट कर लेते हैं यहाँ पे टाइम t है, तो हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, इतना कितना टाइम बढ़ा रहे हैं हम, t प्लस dt ऐसे। तो टाइम अगर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी में भी इंक्रीमेंट होगा, है ना। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख रहे थे एक पर्टिकुलर टाइम पर, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तब लिखते हैं we know that instantaneous velocity of body, तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ds ओवर dt। इस dt टाइम इंटरवल में ये कितनी डिस्टेंस कवर करी, जब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल तो ds, तो dt टाइम इंटरवल में वेरी स्मॉल डिस्टेंस कवर किया उसने ds, तो उस कितनी वेलोसिटी होगी उसकी, तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ये बहुत ज्यादा गैप दिखा दिया है, वेरी वेरी इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी, ये बहुत ही कम छोटी, बहुत ही छोटी डिस्टेंस होगी बेटा, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगी, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, है ना, उसके लिए कर रहे हैं। तो v बराबर ds ओवर dt, ये डिफरेंशिएशन हमने समझाया है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, इस फॉर्मूले के लिए v इज इक्वल टू ds ओवर dt हो गया, v इज इक्वल टू कितना, ds ओवर dt। इतनी तो वेलोसिटी होगी, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो अगर एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखें एंड इसी उसमें, तो ये कितना एक्सेलरेट हुआ उसकी अगर हम बात करें, तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे टाइम जब 0 था तो कुछ वेलोसिटी है, यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी लिखें, तो a बराबर dv बाई dt। ये तो देखो अभी इसका यूज नहीं कर रहे, इस वाली इक्वेशन का यूज नहीं कर रहे, इसका यूज करते हैं, a बराबर dv बाई dt, है ना। तो यहां से अगर हम dv निकालें तो dv इज इक्वल टू a dt, a बराबर dv बाई dt, तो dv इज इक्वल टू a dt। इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन dv और इंटीग्रेशन a dt।
तो ये बताओ हमें कहां से कहां तक की वेलोसिटी में चेंज करना है, यहां से यहां तक इतनी वेलोसिटी में, इस वाली प्लेस से इतने वाले प्लेस तक कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ, डीवी चेंज इन वेलोसिटी, ये स्मॉल चेंज है, तो यहां से यहां तक करना है। और ये टाइम के, देखो ये टाइम के रेस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम कितना है 0, यहाँ पे टाइम 0, तो देखो u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, लेकिन जब टाइम कितना था 8 है, जब टाइम 0 है। और v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी जब टाइम कितना है t है। तो देखो यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में तो 0 से t टाइम तक, 0 से t टाइम तक ये लिखेंगे। और 0 टाइम पर कितनी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में तो लिमिट वेलोसिटी क्या आएंगी u, और टाइम t पर कितनी वेलोसिटी है v, तो लिमिट वेलोसिटी क्या आएंगी v। टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट टाइम की 0 से t तक ये लिमिट हो गई, और ये वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट वेलोसिटी की u से v। अब देखो dv का इंटीग्रेशन अभी मैंने सिखाया आपको v, है ना। और अभी एक काम करते हैं, इसको एक लाइन आगे बढ़ा लेते हैं, एक साथ करेंगे, a कांस्टेंट टर्म है तो बाहर निकाल लेंगे 0 to t dt, ऐसे इसको सॉल्व कर दो। dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट हो गई u to v, a dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट हो गई 0 to t, लिमिट पुट कर दो v माइनस के u a, अब ये करा के चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, तो v माइनस u बराबर a t, तो v इज इक्वल टू u प्लस a t। देखो ये कैलकुलस मेथड से अगर हमें फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करना हो तो हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए, है ना। इन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी a बराबर dv by dt। देखो इस वाली इक्वेशन में एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, और वेलोसिटी भी है, तो इसी से सॉल्व होगा। इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए ये वाला इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्लियर, इस वाली इक्वेशन से नहीं हुआ, इससे शुरू होगा, तो यहाँ से शुरू करिए और ऐसे कर दीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं। देखो सेकंड का डेरिवेशन करें, इस इक्वेशन का डेरिवेशन करें कैलकुलस मेथड से, तो जैसे हम लिख लें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए बेटा इस लाइन को, v बराबर ds ओवर dt। अब देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें, तो देखो इसका से मल्टीप्लाई करने से यहाँ ds बराबर v dt, ये देखो ये ds आ गया, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना। जो हमने पहले किया था v बराबर u प्लस a t, इसमें ये वाला यूज क्यों नहीं किया था, ये वाला क्यों किया था, a बराबर dv बाई dt। तो देखो इसका से मल्टीप्लाई करें तो ये dv बराबर a dt, तो देखो यहाँ dv है तो देखो ये v है, dv v, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो ये v बराबर ds ओवर dt, तो इसका से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आगे। अब हम ये तो प्रूव कर चुके हैं v बराबर u प्लस a t। सर इसको यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें v नहीं चाहिए, हमें u चाहिए, तो v की जगह पर आप ये पुट कर दीजिए बेटा यहाँ, और एक्सेलरेशन भी चाहिए, इसमें तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो अभी इंटीग्रेशन ना करिए, ds बराबर v की जगह पर ये पुट करिए u प्लस a t और मल्टीप्लाइड बाई dt। अब देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी भी आ जाएगी और एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए नहीं, तो हमने ये प्रूव किया अभी आपको, ठीक है। अब ds इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए u dt प्लस a, ये a है, a t dt। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ds, इंटीग्रेशन u dt और इंटीग्रेशन a t dt। अब लिमिट पुट कर दीजिए, देखो ये s का है तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लिखेंगे, जब 0 था, ये टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम 0, टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, 0 से t। इसमें टाइम की लिमिट क्या पुट करिए, यहाँ dt है, यहाँ पे भी dt है, तो टाइम की लिमिट पुट करेंगे, यहाँ ds है तो डिस्प्लेसमेंट की पुट करेंगे। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, जब टाइम t तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s, तो 0 to s। इंटीग्रेशन कर दो, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, ऐसे कैसे लिख रहे हैं, इसमें से कांस्टेंट टर्म कौन है, u, तो u बाहर निकाल लो, 0 to t dt। इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, a, तो a बाहर निकाल लो, t dt, 0 to t, ऐसे। यहाँ तक आया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो बस के बराबर, तो इसका इंटीग्रेशन देखो अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, ds का इंटीग्रेशन तो s हो जाएगा,
एस, और लिमिट 0 टू टी एस हो गई इज इक्वल टू, ये डी टी कंडीशन टी हो जाएगा तो ये यू है, और इंटीग्रेशन टी और लिमिट हो गई 0 टू टी, प्लस यहाँ टी है इसकी पावर 1, तो इसमें फॉर्मूला आना पड़ेगा टी की पावर n डी टी, n प्लस 1 और n प्लस 1, n की वैल्यू देखो कितनी है इसमें 1, n बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 तो टी स्क्वायर बाई 2, ये लिमिट 0 टू टी। अब जो सॉल्व करो लिमिट पुट कर दो s माइनस के 0, u t की जगह पर t को रिप्लेस करके t माइनस के 0, ये कुछ गलती a रह गया देखो यहाँ, ये a रह गया, ये वाला a छूट गया था वो a लिखेगा, प्लस a बाई 2 बाहर आ गया, लिमिट पुट करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये तो s हो गया, ये ut हो गया, प्लस ये हाफ a t स्क्वायर हो गया। तो देखो ये प्रूफ हो गया कैलकुलस मेथड से। तो कैलकुलस मेथड से अगर हमें सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन करना हो तो हम ऐसे करेंगे। थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे करते हैं? अब देखो थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं तो अगर हम ये यूज करते हैं तो इसमें भी टाइम है, और ये यूज करते हैं तो इसमें भी टाइम है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में टाइम चाहिए नहीं, तो हम इसका यूज कर लेते हैं, बताते हैं टाइम को कैसे रिमूव करेंगे हैं। तो लिखिए इंस्टेंटेनियस चालू कर दी, हाँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, कभी कभी पॉज करने के बाद चालू करना भूल जाते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी a बराबर dv ओवर dt। अब हमें टाइम नहीं चाहिए, तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप क्या करिए ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो a बराबर dv बटे ds, इसको लिख लीजिए और इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए ds ओवर dt, और इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो वेलोसिटी, तो a बराबर v, इसकी जगह v लिख दिया, और ये dv ओवर ds, इसका से मल्टीप्लाई कर लीजिए a ds इज इक्वल टू v dv। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड का, तो इंटीग्रेशन v dv बराबर इंटीग्रेशन a ds, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी v, ये किसके रेस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में 0 टू s। यहाँ इसका इंटीग्रेशन करें तो v की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये v की पावर n dv, v की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है देखो 1, तो 1 रख दो, तो v 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, और लिमिट हो गई u टू v, और यहाँ a ds, a बाहर निकाल लिया, ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट कितनी 0 टू s, इसका इंटीग्रेशन करें तो v स्क्वायर बाई 2, ये लिमिट पुट कर दी u टू v, ये पुट नहीं करी a और s, लिमिट पुट नहीं करी अभी 0 टू s, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो v स्क्वायर, पहले लिमिट भी पुट कर दो, एक बटे 2 बाहर आ गया, एक बटे 2 बाहर आ गया, लिमिट पुट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है v के रेस्पेक्ट में, तो v को रिप्लेस करके पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, और ये a s को रिप्लेस करके s माइनस के 0, इसका से मल्टीप्लाई, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, इस 2 का मल्टीप्लाई कर लिया 2as हो गया, तो v स्क्वायर बराबर कितना u स्क्वायर प्लस के 2as, ये देखो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से कैलकुलस मेथड का यूज करके थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने डिफरेंशिएशन में समझाया है, और ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा आपको। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टाइम नहीं चाहिए, तो टाइम को उठाने का तरीका है ये। ds ओवर dt, वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी भी आ गई, देखो इसमें वेलोसिटी चाहिए, फाइनल, इनिशियल और डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी आनी चाहिए, वेलोसिटी आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया, बस 3 तो क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम कैलकुलस मेथड से इन तीनों इक्वेशनों का डेरिवेशन कर सकते हैं। इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन एक तरीके से और किया जा सकता है ग्राफिकल मेथड से, है ना। तो उसे हम अभी ग्राफ बढ़ाएंगे इसमें मैथमेटिकल टूल की। अब ये लेक्चर नंबर वीडियो नंबर 3 हो गई, इसमें मैं आपको कल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।